हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड आर्टिकल्स रिलेटेड टू अल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्री। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट माना गया फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह। According to Dr. B.R. Ambedkar, the Union of States has been preferred to Federation of States for two reasons. One, the Indian Federation is not the result of agreement among the state. तो फेडरेशन जो अमेरिका है एग्रीमेंट के तहत वो एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, जबकि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, क्योंकि ये किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं बना है। सेकंड, द स्टेट हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। दूसरा ये कि स्टेट्स को बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो। द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट्स के नाम, यूनियन टेरिटरीज और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। एट प्रेजेंट 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो 29 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, तो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज के लिए फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में कुछ अलग से सेपरेट प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 2 empower the parliament to admit into the union of India or establish new state on such terms and condition as it thinks fit। तो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नए स्टेट्स को यूनियन ऑफ इंडिया में जोड़ सके। द आर्टिकल 2 इज रिलेटेड विद द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 2 उन नए स्टेट्स को ऐड करने के लिए है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का प्रेजेंट में पार्ट नहीं है। प्रेजेंट मतलब जिस समय पे नए स्टेट को ऐड किया जा रहा है तो उस समय वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। वो एरिया यूनियन ऑफ इंडिया का अगर पार्ट नहीं है, मतलब अगर कोई दूसरे देश की टेरिटरी है वो अगर इंडिया में जुड़ रही है तो इससे रिलेटेड अमेंडमेंट आर्टिकल 2 के अंतर्गत किए जाते हैं। आर्टिकल 3 इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ or changes in the existing states of the Union of India, but the change in the area or boundary of any existing state require the prior recommendation of President। आर्टिकल 3 में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी एरिया बदलने में, उनकी बाउंड्री को चेंज करने के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 3 में हैं, लेकिन इसके लिए पहले राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन जरूरी होता है और रिकमेंडेशन के पहले राष्ट्रपति उस बिल को कंसर्न स्टेट के पास भेजता है। वो स्टेट अपना व्यू एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में देता है। बट प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के जो भी व्यूज हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड नहीं है। दस इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो भारत एक यूनियन है जिसे कि डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। इसके स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, मतलब इसकी बाउंड्रीज चेंज की जा सकती हैं, छोटा बड़ा एरिया किया जा सकता है, ये सब चीज़ें चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 4 सेज दैट अल्टरेशन द एरिया बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट अंडर आर्टिकल 2(3) आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी चेंजेस किए जाते हैं स्टेट की बाउंड्री एरिया नाम में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है अंडर आर्टिकल 368। Therefore, the above laws can be passed by simple majority। इसीलिए ये जो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री और रीनेमिंग और जो भी इससे रिलेटेड बिल्स होते हैं वो या लॉज बनते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं। इन बेरूबारी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट held that power of parliament to diminish the area of a state does not cover cession of Indian territory to a foreign country। तो बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास जो भी एरिया को बदलने की और बाउंड्रीज को चेंज करने की पावर है, भारत की किसी टेरिटरी को दूसरे देश को देने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं देती। इसीलिए अगर भारत अपनी कोई टेरिटरी किसी दूसरे देश को देना चाहता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। तो बेरूबारी यूनियन केस जो था वो भारत और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, के बीच एक टेरिटरी डिस्प्यूट था, जिसे कि बाद में फिर सॉल्व कर लिया गया था। इन 1969 सुप्रीम कोर्ट ruled that length of a boundary dispute between India and any other country does not require constitutional amendment। हालांकि फिर क्या हुआ, 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी कर दिया जिसके अनुसार अगर किसी भी प्रकार का
टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, अगर उसे सॉल्व करने के लिए कोई भी बाउंड्री दी जाती है ली जाती है तो वो उसके लिए किसी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। The 100th Constitutional Amendment Act was enacted to give effect to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh। तो 100th Constitutional Amendment Act जो था उसके द्वारा क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ टेरिटरीज का आदान प्रदान हुआ, मतलब कुछ टेरिटरीज भारत ने बांग्लादेश को दी और कुछ बांग्लादेश ने भारत को दी। तो इंडिया ट्रांसफर्ड 111 enclaves while Bangladesh transferred only 51 enclaves. In June 1948, the government of India appointed the Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S. K. Dhar। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के लिए ये पहली कमेटी थी, एस के धार कमेटी, जो कि 1948 में बनी थी। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को सबमिट की और इसने लिंग्विस्टिक फैक्टर को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। तो इसने कहा था कि जो भी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे होना चाहिए, न कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की सदस्यता में एक नई कमेटी बनी जिसे जेवीपी कमेटी भी कहते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी और इसने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया कोई भी बेसिस मानने से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद अक्टूबर 1953 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा, जो कि पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था आंध्र प्रदेश, क्योंकि 50 दिन की भूख हड़ताल के बाद एक बहुत बड़े नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, ये कांग्रेस के ही नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बनाना पड़ा, जो कि पहला स्टेट था लिंग्विस्टिक आधार पर बना था। In 1953, Government of India appointed another commission under the chairmanship of फजल अली। तो फिर फजल अली की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई गई 1953 में टू री एग्जामिन द होल क्वेश्चन। तो फजल अली ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट की और जिसके आधार पर उसने लैंग्वेज को रीऑर्गेनाइजेशन का एक आधार माना, लेकिन इसने वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को खारिज कर दिया। बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड The 7th Constitutional Amendment Act 1956, 14 states and 6 union territories were created, है ना, on November 1, 1956। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1 नवंबर 1956 को। टिल 1947, तो 1947 तक सिक्किम क्या था, एक चोग्याल डायनेस्टी के अंतर्गत एक प्रिंसली स्टेट था। 1974 में सिक्किम ने भारत के साथ एसोसिएट होने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 लाया गया। इसके बाद पार्लियामेंट ने एक नया स्टेटहुड क्रिएट किया सिक्किम के लिए और एक नया आर्टिकल 2A जोड़ा गया और नया शेड्यूल 10th शेड्यूल जोड़ा गया। इसके बाद 1975 में सिक्किम को रेफरेंडम के द्वारा पूरी तरह से इंडिया में मिला लिया गया। तो 1974 में इसे एक अलग स्टेटहुड दिया गया था, लेकिन उसके बाद 1975 में रेफरेंडम हुआ जिसके बाद इसे पूरी तरह से इंडिया में मिला लिया गया और साथ ही साथ 10th शेड्यूल को हटा दिया गया, आर्टिकल 2A को भी हटा दिया गया। एक नया आर्टिकल 371F जोड़ा गया जो कि कुछ स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है सिक्किम को। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।